हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हो। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। इसके अलावा जो आज का जो सेशन है वो आपका चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आपका अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे आपकी कोई EMRS में आपकी कोई PGT कॉमर्स या जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे NVS हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे UGC नेट हो, चाहे KVS हो। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की जहां जहां भर्ती निकल रखी है उन तमाम एग्जाम में आज का सेशन है बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि फटाफट आज के इस सेशन को शेयर कर दें उन साथियों तक जो हमारे साथ जुड़ने के लिए बेताब है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सरकारी जॉब है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ, और वो भी आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। इससे ज़्यादा और आप जानकारी चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों में जुड़ जाइए। दोनों का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाएं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है दोनों ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहती है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा काम आप कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें ताकि आज का सेशन वो अपन स्टार्ट कर सके। ठीक है साथियों, बात कर रहे हैं आपकी साझेदारी, यानी बात होगी पार्टनरशिप की। क्या है पार्टनरशिप, क्या इसका वेटेज है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तमाम उस छोटे और बड़े जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करते हुए आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, पार्टनरशिप, और आज जानेंगे पार्टनरशिप के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरीके से साझेदारी है वो चलती है। देखो, आज से पहले जो पिछला जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भाई साझेदारी है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से कोई वैध व्यापार संचालित करते हैं, है ना, अपने सीमित प्रबंध चातुर्य का उपयोग करते हैं और लाभों को आपस में बांटते हैं, पूंजी लेकर आते हैं। वो तमाम एक्टिविटी है वो साझेदारी में होती है। साथ में मैंने बताया था कि साझेदार कौन होता है और साझेदारी क्या होती है, और उन दोनों से मिलकर एक साझेदारी फर्म का है वो निर्माण होता है। ये बात भी अपन ने कर ली है। आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, और वो क्या है कि साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कौन कौन सी साझेदारी है वो होती है, किस तरीके से साझेदारी चलती है, उन तमाम पॉइंट्स पर आज चर्चा कर रहे हैं। देखो साथियों, ये दायित्व के अनुसार साझेदारी। साथियों, मैं आपको एक बता दूं कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है ना। आपने देखा होगा कि भाई आर्ट के जितने भी जो सब्जेक्ट है ना वो एक दूसरे से जुड़ के चलते हैं। ये देखो, राजा ये था, ये महाराजा था, ये इसने यहाँ युद्ध किया था, यहाँ युद्ध किया था। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट जरूर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसको जोड़ नहीं सकते, है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो निश्चित रूप से आज के सेशन में बड़ा आनंद आने वाला है। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक नंबर होती है आपकी दायित्व के अनुसार साझेदारी। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो सीमित दायित्व साझेदारी, यानी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, LLP, है ना, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना, सीमित दायित्व साझेदारी। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत एक स्थापित निगम है ना। क्या है? सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है। ये एक कृत्रिम व्यक्ति होता है ना। अपनी कोई भी कोऑपरेट संस्थाएं होती है वो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा अपन ने कंपनी टॉपिक पे बात की थी, तो वो कंपनी टॉपिक है वो भी यही कह रहा था कि वहां पर क्या होता है, एक कृत्रिम व्यक्ति है वो होता है।
ठीक है। इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है ना। जो आपकी कंपनी है उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, वो सदस्यों से अलग होती है, सदस्यों से आने और जाने का कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से निगम है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, उसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है, शाश्वत जीवन है, जिसकी सार्वमुद्रा है जो सीमित दायित्व पर आधारित होती है। सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों का दायित्व है सीमित होता है। अगर अपन बात करें सीमित दायित्व साझेदारी होगी, उसमें साझेदारों का दायित्व क्या होगा, सीमित दायित्व होगा। वैसे जो एलएलपी है वो आपकी कंपनी में चलती है, साझेदारी में नहीं चलती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे साझेदार होते हैं जो कंडीशन के आधार पर उस फर्म के साथ जुड़ते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम लाभों के लिए ही इसके साथ जुड़ रहे हैं, हानि में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा, है ना। तो उनका दायित्व है वो भी सीमित हो जाता है। तो अगर कोई सीमित दायित्व साझेदारी का गठन किया गया है तो उस साझेदार का दायित्व क्या होगा, सीमित दायित्व ही होगा, ठीक है। इसी का दूसरा पॉइंट देखते हैं, असीमित दायित्व साझेदारी यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, है ना। इसमें क्या होता है कि जिस साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, क्या होता है, सभी साझेदारों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। अर्थात जब फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं तो ऐसे साझेदारी असीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है। यानी फर्म के जितने भी जो साझेदार होते हैं वो संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उस फर्म के जितने भी जो दायित्व है उनको चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो निश्चित रूप से उन साझेदारों का जो दायित्व क्या हो जाता है, असीमित हो जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज हो जाती है। तो ये पार्ट आता है आपका 2 नंबर। यानी बात करें दायित्व के आधार पर, अगर दायित्व के आधार पर साझेदारी की बात करेंगे तो 2 तरीके की आपकी साझेदारी होगी, सीमित दायित्व साझेदारी और असीमित दायित्व साझेदारी। दोनों पॉइंटों को आपने क्लियर कर लिया, समझ गए, दोनों पॉइंट समझ गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख के रिप्लाई करें फटाफट कि यस, यहां तक हमारी सारी बात है वो क्लियर हो चुकी है। और अगर क्लियर होगी तो बढ़ेंगे आगे। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, क्या होती है, समय अनुसार साझेदारी, है ना। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार भी क्या कोई पार्टनरशिप होती है, तो जरूर होती है। उसमें पहली है आपकी निश्चित कालीन साझेदारी यानी फिक्स्ड टाइम, जिसका समय है वो निश्चित होता है कि भाई इतने समय तक अपन आप और हम मिलकर व्यवसाय करेंगे। जैसे ए और बी है तो वो कहते हैं कि भाई अपन 1 साल 2 साल 4 साल के लिए साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो निश्चितकालीन साझेदारी होती है। साथ में कुछ ऐसे टेंडर वगैरह भी होते हैं जिनकी भी अवधि एक निश्चित होती है। जैसे अपन बात करें कोई रोड का ठेका है कि भाई रोड आपको कितने दिनों में बनानी है ना। अगर कोई आपका रोड के अलावा जैसे मान लो कोई बिल्डिंग का ठेका, कोई हॉस्पिटल का है ना, तो यहाँ पर भी साझेदारी है, उसका गठन जरूर होता है लेकिन वहां पर वो साझेदारी है एक निश्चित कालीन होती है, जिसकी अवधि है वो निश्चित होती है। तो निश्चित कालीन साझेदारी है जिसका टाइम है फिक्स होता है। इसमें क्या है कि ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना एक निश्चित समय के लिए की गई हो, निश्चित कालीन साझेदारी है वो कहलाती है, जिसकी ड्यूरेशन है वो निर्धारित होती है, फिक्स्ड होती है तथा उस समय के समाप्त होते ही साझेदारी है समाप्त हो जाती है। या तो वो समय समाप्त हो जाता है, जैसे मान लो 2 साल के लिए है तो 2 साल पूरे हो गए, 5 साल के लिए तो 5 साल पूरे हो गए, और या कोई विशेष पर्पज के लिए है ना, उसका दूसरा नाम वैसे तो विशेष साझेदारी कहते हैं, लेकिन फिर भी अपन ध्यान में रख सकते हैं कि भाई कोई ड्यूरेशन के भाई इतनी साल में ये काम पूरा हो जाएगा, तो वो काम या वो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है आपका अनिश्चितकालीन साझेदारी, नॉन फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप, जिसका समय है वो स्थायी नहीं होता, अनिश्चितकालीन होता है। यानी ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं की जाती है, आपकी अनिश्चितकालीन साझेदारी है वो कहलाती है। यानी इसकी स्थापना है वो निश्चित समय के लिए नहीं की गई है, यानी उसका समय है वो निश्चित नहीं होता है, तो इस वजह से उसे क्या कहेंगे,
अनिश्चितकालीन साझेदारी का नाम देंगे। ठीक है साथियों, तो ये बात समझ गए। दो प्रकार से हो गई, पहले दायित्व के आधार पर जिसमें सीमित दायित्व है और असीमित दायित्व है। सेकंड आपकी समय के अनुसार जिसमें निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। ओके, यहां तक आगे देखते। तीसरी आती है आपकी उद्देश्य के आधार पर, है ना। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के आधार पर भी अपन बातें कर सकते हैं, यानी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो उसमें आपका पहला भाग आता है आपकी ऐच्छिक साझेदारी, यानी पार्टनरशिप एट विल। इच्छा के अनुसार है तो वो आपकी ऐच्छिक साझेदारी होगी, है ना। इसमें है यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी को अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो वह साझेदारी को ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। इच्छा के अनुसार है ना, जब चाहे उसको समाप्त कर दिया, जब चाहे उसको चालू कर लिया, यानी उस साझेदारों की इच्छाओं पे निर्भर होती है कि भाई ठीक है साझेदारी की अवधि समाप्त हो गई लेकिन फिर भी व्यापार ग्रोथ कर रहा, चलने दीजिए, आगे तक चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इच्छा पे डिपेंड करती है, वो आपकी ऐच्छिक साझेदारी होती है। और दूसरी इसी में आती है आपकी विशेष साझेदारी, है ना। पार्टनरशिप आपकी पर्टिकुलर या स्पेशल जो पार्टनरशिप होती है, जो विशेष कार्य के लिए जिसका उद्भव हुआ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, किसी रोड के निर्माण से रिलेटेड है, किसी बिल्डिंग के निर्माण से रिलेटेड है, किसी हॉस्पिटल के निर्माण से रिलेटेड है, यानी इस तरीके के कार्य के लिए है तो वो आपकी विशेष साझेदारी कहलाएगी। किसी विशेष कार्य अथवा उद्देश्य के लिए स्थापित साझेदारी विशेष साझेदारी है, वो कहलाती है ना। क्या है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष लक्ष्य के लिए, विशेष कार्य के लिए जो स्थापित की जाती है वो आपकी विशेष साझेदारी कहलाती है। उद्देश्य के पूर्ण होने पर ऐसी साझेदारी है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जिस उद्देश्य के लिए किसी साझेदारी फर्म का गठन किया गया था और वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण होते ही उस साझेदारी का स्वतः ही समाप्त हो जाती है, कहीं कोई वहां पर ऑब्जेक्शन होता है। तो ये होती है आपकी ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, बनने की संभावना तो देखो कम ही है, लेकिन फिर भी मे भी पॉसिबल है, देखो कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपकी उद्देश्य के अनुसार। और तीसरी बात करेंगे वैधता के आधार पर, यानी वैधता के अनुसार साझेदारी, है ना। तो उसमें पहली आती है आपकी वैध साझेदारी, लीगल पार्टनरशिप, है ना। तो देश के प्रचलित जो नियम है उनके अनुसार स्थापित साझेदारी है वो आपकी वैध साझेदारी कहलाती है। देश में जो रूल है, देश में जो संविधान बना हुआ है, देश के जो कानून बनाए गए हैं, उस कानूनों के तहत किसी भी व्यापार या किसी भी साझेदारी का गठन किया जाता है तो वो आपकी वैध साझेदारी की श्रेणी में आएगी, है ना। तो किसके प्रचलित नियमों के अनुसार है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी वैध साझेदारी में काउंट हो जाएगी, है ना। अब देखो प्रश्न है वो वैध से नहीं बनेगा, प्रश्न बनेगा इसका दूसरा जो पार्ट है उससे, कौन सी से, अवैध साझेदारी से, है ना। अवैध साझेदारी किसे कहते हैं, इलीगल पार्टनरशिप किसे कहते हैं, यहां से प्रश्न है वो बनने की पूरी पूरी संभावना है साथियों, है ना। तो इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या आता है कि जबकि साझेदारी की स्थापना करने का उद्देश्य गैर कानूनी हो, आपकी अवैध साझेदारी कौन सी होगी, अवैध साझेदारी कब होगी, जब साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य क्या हो, गैर कानूनी है, तो वो साझेदारी आपकी अवैध साझेदारी कहलाएगी। नंबर 2, जब साझेदारों की संख्या 2 से कम हो या अधिकतम 50 हो जाए, है ना। साझेदारों की संख्या 2 से कम और अधिकतम 50 हो जाए, यानी 2 या 50 से तो ज्यादा हो जाए और 2 से कम हो जाए तो वहां पर वो अवैध साझेदारी हो जाएगी और वहां पर साझेदारी का गठन है वो नहीं माना जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, जब साझेदारी व्यापार लोक नीति या अंतरराष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। साझेदारी का जो व्यापार है, बिजनेस है ना, साझेदारी का जो बिजनेस है वो लोक नीति के विरुद्ध हो,
और अंतरराष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो तो उस अपन क्या कहेंगे, अवैध साझेदारी की श्रेणी में मानेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, किसी साझेदार के शत्रु राष्ट्र का नागरिक, है ना, शत्रु राष्ट्र का नागरिक अगर कोई साझेदार बन जाता है या उसे बना दिया जाता है तो वो भी आपका अवैध साझेदारी का हिस्सा है, वो माना जाएगा। ठीक है, तो किसे अवैध साझेदारी का हिस्सा मानेंगे, अगर शत्रु राष्ट्र का कोई नागरिक उस साझेदारी में पार्टनर बन गया है तो वहां पर वो अवैध साझेदारी मानी जाएगी। तो ये 4 पॉइंट है वो महत्वपूर्ण बन रहे हैं कि भाई साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो, सदस्यों की संख्या 2 से कम या 50 से अधिक हो जाए, है ना, व्यापार लोक नीति और अंतरराष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो, और शत्रु राष्ट्र का नागरिक कोई सदस्य बन जाता है, साझेदार बन जाता है तो वो आपको इलीगल पार्टनरशिप है, अवैध पार्टनरशिप है, उसकी श्रेणी में आ जाता है। ठीक है साथियों, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ये कंडीशन आती है तो वहां पर अवैध साझेदारी मानी जाती है। समझ गए ये पॉइंट। इन पॉइंटों को समझाने के बाद मैं आगे बढ़ूं। आगे देखो, अब देखो आगे एक और महत्वपूर्ण नियम है ना, एक महत्वपूर्ण नियम है, क्या है, साझेदारी संलेख। जैसे मैंने ये शब्द आपको बताया था, इसको अपन विलेख भी कह सकते हैं, है ना, साझेदारी संलेख कहें या साझेदारी विलेख कहें, के अभाव में लागू होने वाले नियम, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखो ये अभाव है ना, इसका कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, अकाउंटेंसी बुक एनसीईआरटी की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की है, उनमें आपको ये अभाव ही मिलेगा। लेकिन अभाव को आप जानते हो कि इसके कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना। एक शब्द होता है आपका मूक, है ना, कि साझेदारी संलेख मूक है, यानी अभाव ही मूक है उसका, है ना, अभाव कमी या कम है। और इस तरीके से इसका पर्यायवाची शब्द देकर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका उदाहरण है जो आपकी कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज प्रोफेसर एग्जाम 2021 थी ना, 21 में एग्जाम हुई थी, वो एग्जाम तो 20 थी, 21 में परीक्षा हुई थी, तो उसमें यही पूछा था कि भाई साझेदारी विलेख मूक है, साझेदारी विलेख मूक है। तो मूक को वहां पर कंफ्यूज कर दिया और बहुत सारे साथी हैं वो कंफ्यूज हो गए थे। तो मूक या अभाव दोनों एक ही है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हो सकता है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना। ठीक है, देखो साझेदारी संलेख या विलेख के अभाव या मूक होने पर लागू होने वाले नियम। पहला नियम क्या है कि लाभ विभाजन अनुपात साझेदारों के मध्य, लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर बराबर होगा। क्या होगा, बराबर बराबर। साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, बराबर बराबर होगा। कब, जब साझेदारी विलेख का अभाव है। जब साझेदारी विलेख का अभाव है तो लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर बराबर होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, है ना। तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, है ना। जब साझेदारी विलेख का अभाव है तो साझेदार जो लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर बराबर होगा। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है नहीं दिया जाएगा, और जो साझेदार व्यापार से आहरण करेगा उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। 3 कंडीशन होगी, कंडीशन और भी है, पर इन 3 कंडीशनों को अपने को रख लेना है ना, दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, 3 कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन, चौथी क्या है कि साझेदारों को पारिश्रमिक चाहे वेतन हो, बोनस हो, कमीशन हो, नहीं दिया जाएगा। साझेदारों को पारिश्रमिक के रूप में वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। कब, जब साझेदारी विलेख का अभाव है या मूक है। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है कि साझेदारों के ऋणों पर 6% की दर से ब्याज
दिया जाएगा। किसी साझेदार ने फर्म को अगर लोन दे रखा है, फर्म को ऋण दे रखा है, तो उस ऋण पर फर्म है 6% वार्षिक दर से ब्याज है वो चुकाती है। ये ब्याज है वो बहुत ही कंफ्यूज करता है। अपन बात करें कंपनी, तो कंपनी में जो बकाया मांग है, बकाया मांग पे 10% है और अग्रिम मांग है उस पे 12% है ना। बकाया मांग पे 10%, अग्रिम मांग पर 12% है ना। और साझेदार में अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा है, ऋण दे रखा है, तो उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, है ना। 6 नंबर पॉइंट क्या है? प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन और प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। कब? साझेदारी विलेख के अभाव में। वैसे तो होता ही होता है, पर साझेदारी विलेख में भी ये अधिकार रहेगा। 7 है, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने का और उसकी प्रतिलिपि, फोटोकॉपी लेने का अधिकार भी होगा। साझेदारी विलेख का अभाव है तो प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तक देखने का अधिकार है ना, उनका निरीक्षण करने का अधिकार है और फोटोकॉपी है वो या प्रतिलिपि है लेने का अधिकार भी उनके पास रहेगा। तो ये दो तो नॉर्मली अधिकार है, चाहे वो साझेदारी संलग्न का अभाव रहे या लागू रहे, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेकिन ये 5 पॉइंट है वो अपने को ध्यान में रखना है कि साझेदारी विलेख का अभाव होता है, बुक होता है, तो साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात बराबर होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। साझेदार जिसने फर्म को लोन दे रखा है उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में लॉक कर लेने, फीड कर लेना पूरी तरीके से। पार्टनरशिप एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण चैप्टर ये मान लो, क्योंकि एक टॉपिक में 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं आपके बोर्ड के। एक टॉपिक में 4 जो आपके क्या होते हैं, चैप्टर इंक्लूड होते हैं। और देखो प्रश्न तो एक चैप्टर से एक ही आएगा, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि वो क्वेश्चन कहां से आ जाए, है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए। आगे देखें, आगे क्या है कि साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते हैं वो 2 विधियों से रखे जाते हैं। एक तो आपकी स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरी परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि में 2 खाते होते हैं, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर करंट अकाउंट, है ना। तो इसमें अपन चर्चा कर लेते हैं कि भाई साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं उसमें जो आपकी पहली मेथड है, पहली है स्थिर पूंजी खाता विधि। कौन सी? स्थिर पूंजी खाता विधि। अब इसमें क्या होता है कि जब सभी साझेदार यह निश्चय कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी दशा में साझेदारों के पूंजी खाते हैं वो स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। यानी पूंजी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो वहां पर साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं वो स्थायी पूंजी खाते से रखे जाते हैं और उसी के अनुसार उनको तैयार किया जाता है। बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना। देखो एक बात आ गई ना कि जब साझेदार कोई ये निश्चय करता है कि हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो कौन सी विधि काम में लेगा? वो स्थिर पूंजी खाता विधि है वो काम में लेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपकी स्थिर पूंजी खाता विधि है उसका पहला पार्ट है साझेदारों के पूंजी खाते, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इस खाते में केवल साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। जो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी विधि से? स्थिर विधि से। स्थिर विधि से जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो उसमें साझेदार जो पूंजी लेके आएगा और लेके जाएगा उसका लेखा ही किया जाएगा। बाकी अन्य प्रकार के लेखे हैं वो पार्टनर कैपिटल में नहीं किए जाएंगे आपकी स्थिर पूंजी खाता विधि से। पूंजी खाते का शेष प्रति वर्ष एक समान रहता है। उस विशेष परिस्थिति को छोड़कर जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाए
और स्थायी रूप से पूंजी निकाले अथवा साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक व अंतिम शेषों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस खाते का शेष है वो सदैव क्रेडिट ही होता है ना। अगर बात करें स्थिर पूंजी विधि से, तो स्थिर पूंजी विधि से बात करेंगे तो साझेदारों का पूंजी खाता है वो सदैव क्रेडिट ही होगा अगर स्थिर की बात करें, है ना। परिवर्तनशील की बात करते हैं आंकड़े चेंज हो जाएंगे, है ना। तो साझेदारों के जो पूंजी खाता है इसमें मुख्य रूप से आपकी जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, किसका, पार्टनर कैपिटल का। और साथ में साझेदार ने कोई राशि निकाली है या लेके आया है तो बाई कैश हो जाएगा और जमा करेगा लेके जाएगा तो टू हो जाएगा, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, इसलिए इस खाते का हमेशा जो शेष है वो क्या होगा, क्रेडिट ही रहेगा। ठीक है। आगे जो आपकी स्थिर विधि है उसका दूसरा पार्ट है साझेदारों के चालू खाते यानी करंट अकाउंट, है ना। इसमें क्या होता है कि साझेदारों के पूंजी खाते यानी साझेदारों की पूंजी लगाने और निकालने के अतिरिक्त, है ना, अन्य सभी मदों का लेखा इस खाते में करते हैं। अन्य मद चाहे आपका साझेदार का वेतन हो, साझेदार का बोनस हो, साझेदार का कमीशन हो, पीएनएल इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस हो, पीएनएल इन्वेस्टमेंट पे कोई प्रॉफिट हो, है ना, पिछले साल का प्रॉफिट जो इस साल का ओपनिंग है ना, वो सारे के सारे इसमें लिखे जाते हैं। देखो इस खाते के क्रेडिट पक्ष में साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज और लाभों में हिस्सा का लेखा किया जाता है। किस साइड में, क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, है ना। तो क्रेडिट साइड में आपके क्या क्या आ जाएंगे, है ना, साझेदार को कोई वेतन दिया गया है, कोई बोनस है, कोई कमीशन है, पूंजी पर ब्याज है और लाभ है, उसका लेखा यहाँ क्रेडिट साइड में होगा। और इसी खाते के डेबिट पक्ष में साझेदारों ने कोई आहरण किया है, आहरण पे ब्याज है, हानि है, उसका लेखा है वो आपके इस साइड यानी डेबिट पक्ष है वो किया जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। इसीलिए इस खाते का है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकते हैं, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी स्थिर विधि से है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। जबकि इस विधि से यानी स्थिर विधि से चालू खाता तैयार करते हैं तो वहां पर डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस है वो आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो फॉर्मेट अपन देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है आपका स्थिर विधि से। स्थिर विधि से पार्टनर कैपिटल अकाउंट, स्थिर विधि से पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें अगर हमारे पास बैलेंस है तो ये आएगा बाई बैलेंस सीडी, है ना, बाई बैलेंस बीडी। अगर अपने पास ओपनिंग बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी। अब अगर व्यापार में अतिरिक्त कैपिटल आती है तो बाई कैश या बैंक। अगर व्यापार से अतिरिक्त राशि निकाली जाती है तो टू कैश या बैंक, और उसके बाद अपने पास है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा हुआ ना, इसलिए पार्टनर कैपिटल स्थिर विधि से हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। ठीक है। दूसरा ये आपका पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट में अपने पास अगर प्लस में है तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा और माइनस में है तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। इसके अलावा बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने पूंजी पर ब्याज चुकाया है, कोई सैलरी चुकाई है, आपने कोई कमीशन चुकाया है, कोई आपका लाभ जो आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पीएनएल इन्वेस्टमेंट में आपको
दिया हुआ मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर कोई ड्राइंग है तो टू ड्राइंग, ड्राइंग पे ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हानि है तो P&L, है ना। इसके बाद दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा आता है तो टू बैलेंस CD आ जाएगा, और अगर डेबिट ज्यादा आता है तो यहां पर बाई बैलेंस CD आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर करंट है वो डेबिट और क्रेडिट है, वो कोई भी बैलेंस आ सकता है। प्रैक्टिकल में इतना बड़ा क्वेश्चन वो आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से, क्योंकि कहते हैं ना एक एक पॉइंट आप देखोगे तो वो समझ में आएगा। और अगर डायरेक्टली मैं आपको बता देता कि भाई अभी मैंने बताया कि भाई इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों आ सकता है, तो आपको समझ में नहीं आता। इसके माध्यम से आप इजीली समझ सकते हो कि भाई किस तरीके से आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके जो पूंजी खाते हैं उसकी आपकी पहली मेथड, यानी साझेदारों की पूंजी खाते रखने की जो पहली विधि है स्थिर विधि, उसमें दो तरीके से होते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। उन दोनों का फॉर्मेट आपने देख लिया। अब दूसरा आता है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, सेकंड मेथड है ना। इसमें क्या होता है, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट है वो दोनों मिला दिया जाता है, बस इतना ही अंतर है। दोनों के जो आंकड़े हैं, दोनों यानी इस पार्टनर करंट का और पार्टनर कैपिटल के दोनों के आंकड़े यानी टेबल को मिला दिया जाता है, बस इतना इसमें काम किया जाता है। अब इसमें अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि चालू खाता कौन सी विधि से खोला जाता है, तो चालू खाता वो स्थिर विधि से खोला जाता है। अब इसमें परिवर्तनशील में कि जब साझेदारों के पूंजी खातों के शेष प्रति वर्ष बदलते रहते हैं तो उन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। प्रति वर्ष क्या रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे, इसलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी खाता कहेंगे। पूंजी और पूंजी को बढ़ाने वाली मदों को क्रेडिट पक्ष में, है ना, जो पूंजी को बढ़ाती है ना, और बढ़ाने वाली मदों को क्रेडिट में, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, P&L है, आपका वेतन बोनस सैलरी है। और पूंजी को घटाने वाली मदें डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजी खाते में प्रारंभिक और अंतिम शेष हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। यह आपकी है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, ये इसका आप फॉर्मेट है वो देख सकते हो, है ना, ये फॉर्मेट है। देख लिया, देखने के साथ समझ गए होंगे कि दोनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। पार्टनर कैपिटल है ना, पार्टनर कैपिटल अगर प्लस में है तो बाई बैलेंस BD लिख देंगे, और माइनस में है तो टू बैलेंस BD लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अपन ने पार्टनर जो कैपिटल बनाया था उसमें लिखा था अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लेके आता है तो बाई कैश या बैंक लिख देंगे, निकालता है तो टू कैश या टू बैंक लिख देंगे। ये तो हो गए आपके पार्टनर कैपिटल की मद। अब ये आपके करंट की मद होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, P&L है ना, ये पद लिख देंगे। ये आपकी टू ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, P&L है ना। इसके बाद क्रेडिट ज्यादा आता है तो टू बैलेंस CD लिख देंगे, और डेबिट ज्यादा आता है तो बाई बैलेंस CD लिख देंगे। लेकिन बहुत ही कम चांस है कि भाई इसका ये बैलेंस है ज्यादा, क्रेडिट बैलेंस आता है तो टू बैलेंस CD ही बचता है ना। तो ये फॉर्मेट आपने देख लिया होगा, और इस फॉर्मेट के आधार पर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो बात भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि सारे के सारे विद्वान हैं, सारे के सारे गेजेटेड ऑफिसर है वो बनने वाले हैं, और निश्चित रूप से तैयारियों को पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि अब दिनों की संख्या है वो अंडर 100 आने वाली है धीरे धीरे। तो अपने को टारगेट है वो सेट कर लेना चाहिए, गोल है वो सेट कर लेना चाहिए कि इस समय तक अपने को पूरा पाठ्यक्रम करना है, और उसके बाद अपना रिवीजन भी है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की जो श्रृंखला वो भी है ना, टेस्ट सीरीज भी है, सबको अपने को क्या करना है, पूरा करना। ठीक है साथियों, तो ये था आज का सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है।
निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा रखते हो तो जरूर आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि ये सारा का सारा काम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अपने दोस्तों को बताओ, है ना, कि इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ें आपको घर बैठे वो मिल रही है। एक तैयारी करने का, स्वयं को जांचने का एक शानदार मौका। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट जो अपडेट होती है वो भी आप तक पहुंचती रहती है। तो ऐसा काम जरूर करें आप, इस नेक और पुण्य के काम में आप सहयोग दें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।